बीपीएससी शिक्षक विशेष क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और इस श्रृंखला के 5 कड़ी के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। और आज का जो विषय है वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का है, अर्थात इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। पूर्व की तरह 25 प्रश्न हमारे पास हैं और इन 25 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे बीच में है किरण कुमारी। बहुत बहुत स्वागत है किरण आपका। सबसे पहले हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है और आप इसे स्वीकार करें। थोड़ा सा आवाज़ से बोलना है। हाँ जी। और बीपीएससी टीचर की जो परीक्षा होने वाली है अगस्त महीने में, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। अच्छा, खुद से क्या उम्मीद लग रही है? खुद से उम्मीद है यानी कि क्या लग रहा है हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसके करीब पहुंच रही है किरण? जी सर। पहुंच रही है। चलिए, ईश्वर करे जरूर पहुंचे और ईमानदारी से पहुंचे, परिश्रम के साथ पहुंचे। पहला सवाल आपके लिए, विषय तो जानी गई है। और जी, निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क नाम से है निजाम। हैदराबाद के निजाम काफी चर्चित रहे हैं। निजाम उल मुल्क 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा होता है, मुगल साम्राज्य पतनशील हो जाता है और इसी का लाभ उठाते हुए निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया। हैदराबाद राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व किस वर्ष कायम हुआ? निजाम उल मुल्क द्वारा। ऑप्शन आपके लिए, समझ गए क्वेश्चन? 1720 ईस्वी, 1727 ईस्वी, 1707 ईस्वी अर्थात उसी वर्ष जिस साल औरंगजेब का निधन हुआ, और 1724 ईस्वी। 1724 ईस्वी। 1724 में कंफर्म? जी सर। करेक्ट आंसर। आप ये बता सकते हो किस वंश से था? असफ जाही। असफ जाही वंश का था निजाम उल मुल्क। और लंबी समय उसके बाद निजाम की बात आई। जैसा हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी जो 3 रियासत भारत में सम्मिलित नहीं हुआ था 15 अगस्त 1947 तक, उसमें हैदराबाद के निजाम भी थे। और ये निजामी की प्रक्रिया 1724 ईस्वी से चलती आ रही थी। कालांतर में सैन्य कार्यवाही के द्वारा उसको भारत में सम्मिलित किया गया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, अपना बिहार वाला मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था? ऑप्शन आपके लिए, मिर्जाफर, वही कलाइब वाला मिर्जाफर, सैफ उद्दौला, मीर कासिम, मुर्शिद कुली खां। मीर कासिम। मीर कासिम पक्का? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित। देखिए खाली मो है। मुर्शिदाबाद, मुंगेर और मीर कासिम करेक्ट आंसर है। हाँ, देखिए मुर्शिद कुली खां ने तो बंगाल की ये प्रथा की, यानी बंगाल का भी स्वतंत्र अस्तित्व जो आया वो मुर्शिद कुली खां के द्वारा था, अर्थात पहला नवाब था। वहीं मीर जाफर का 1757 से 1760 पहला, जब सिराजुद्दौला की पराजय के बाद एक कठपुतली शासन की व्यवस्था होती है तो 1757 से 60 में, फिर दूसरी बार 1763 से 1765 ईस्वी में मिर्जाफर बंगाल का नवाब बनता है। और इसे कई इतिहासकारों ने क्लाइव का गीदर भी कहा है। वही सैफ उद्दौला अंतिम नवाब था। इसके बाद बंगाल की सारी बंगाल सिमट में चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंदर। 1766 से 70 तक सैफ उद्दौला था। मीर कासिम 1760 से 1763 में रहा और जानते ही होंगे कि आगे बक्सर के युद्ध में इसकी पराजय होती है और उसके बाद मीर कासिम की कहानी खत्म हो जाती है। और मुर्शिद कुली खां का हमने बताया 1717 से 27 ईस्वी तक 10 वर्षों तक प्रथम नवाब के रूप में रहा। अगला सवाल आपके लिए, 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र नवीन राज्य थे। अभी जैसा कि मैंने थोड़ा देर पहले जिक्र किया कि हैदराबाद इसी में सम्मिलित था। हैदराबाद, बंगाल ऐसे जैसे जैसे स्वतंत्र हुए उसी तरीके से स्वतंत्र अस्तित्व कायम किया था किस राज्य ने? मार्तंड वर्मा के द्वारा। यानी किस राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व में आना हुआ? मार्तंड वर्मा का।
अभी जैसे जिक्र किया बंगाल किसके, मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद किसका, निजाम उल मुल्क। इसी तरह से आपको बताना है कि मार्तंड वर्मा ने निम्न में से किस राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व कायम किया 18वीं शताब्दी में। ऑप्शन है आपके लिए कर्नाटक, मैसूर, त्रावणकोर, अवध। कर्नाटक, मैसूर, त्रावणकोर अर्थात केरल क्या जो प्रश्न है, और अवध। केरल। त्रावणकोर, मार्तंड वर्मा। जी सर। पक्का? जी सर। करेक्ट आंसर है। गौरतलब हो कर्नाटक में सआदत उल्ला खां थे, मैसूर में हैदर अली, मैसूर का हैदर अली ने मतलब मैसूर का स्वतंत्र अस्तित्व कायम किया हैदर अली ने, कर्नाटक को स्वतंत्र अस्तित्व दिया सआदत उल्ला खां ने, और अवध को सआदत खां। सआदत उल्ला खां कर्नाटक और सआदत खां, मतलब देखिए दोनों में उल्ला खां है और खां है। सआदत खां का एक नाम बुरहान उल मुल्क भी है, उसने अवध की स्थापना की थी। यानी अवध की स्थापना नहीं, अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में, मुगल पतनशील होते हैं तब ये सारे राज्य स्वतंत्र अस्तित्व में आते हैं। किस कलकत्ता, मतलब निम्न में से किसे कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है? कलकत्ता अभी जो देख रहे हैं ना, उसका संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस डेको ना, फ्रैंको मार्टिन, गेराल्ड ऑनगियार, जॉर्ज चर्नाक को। जी सर। कलकत्ता का जी सर। चर्नाक जी सर। करेक्ट आंसर। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था, फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, और गेराल्ड ऑनगियार को बंबई का संस्थापक माना जाता है। गेराल्ड ऑनगियार बंबई का, फ्रांसिस डे मद्रास का, और फ्रैंको मार्टिन किसका, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था वो। चलिए 23 जून 1757 बंगाल के इतिहास के साथ साथ भारत के इतिहास में एक बहुत ऐतिहासिक तिथि है, यानी इतिहास परिस्थिति का खास महत्व है। इसने अपनी अमिट निशान अंकित की। आपको बताना है यह तिथि किस घटना के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके लिए। इस दिन ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। दूसरा, बक्सर का युद्ध हुआ था। तीसरा, इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी। और चौथा, इस दिन प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 सर। किसके बीच हुआ? मीर कासिम, प्लासी, हम रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम। नो, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। करेक्ट आंसर है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी, और ऐसा कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने एक बहुत छोटे से कमरे में, सिराजुद्दौला के सैनिकों ने एक छोटे से कमरे में 164 अंग्रेजों को कैद कर दिया था, जिसमें केवल 23 अगले दिन सुबह जीवित रहे। हालांकि हॉलवेल के अलावे इसके किसी इतिहासकारों ने विशेष चर्चा नहीं किया है, लेकिन हॉलवेल ने इसका उल्लेख किया था, इसलिए इस घटना को ब्लैक होल कहते हैं। वही बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। हेक्टर मुनरो एक तरफ अंग्रेज सेना के प्रधान थे, और वहीं दूसरी ओर जो तिकरी थी उसमें थे मीर कासिम, शुजा-उद-दौला अवध से, और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे। अंतिम रूप से जीत हेक्टर मुनरो की हुई थी। और लास्ट इलाहाबाद की संधि की बात किया। बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 ईस्वी को एक संधि हुई थी, जिसको कि कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। यह संधि 12 अगस्त को हुई थी, और एक 14 अगस्त को भी हुई थी। वो जो 14 अगस्त को हुई थी वो इलाहाबाद की दूसरी संधि थी। वह संधि जो हुई थी वो शुजा-उद-दौला यानी अवध के नवाब और ब्रिटिश हुकूमत के बीच हुई थी। गौरतलब हो कि युद्ध जिस समय हो रहा था उस समय बंगाल का गवर्नर था, यानी बक्सर के युद्ध के समय बेंसीटार्ड। लेकिन जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो फिर आ गया था क्लाइव। इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? क्लाइव था, जिसे कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का श्रेय जाता है। सहायक संधि का नाम आप सुनिए। अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। सहायक संधि को पहले तो आप ये बताइए कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बेलेजली, करेक्ट।
ऐसे एक बात मैं आपको बता दूं कि सहायक संधि 1765 ईस्वी में ही शुरू हुई थी, लेकिन वो उतना ज्यादा चर्चित नहीं हुआ जितना ब्लेजली के नाम से इसको चर्चा मतलब क्या कहते हैं, ब्लेजली के नाम के साथ ज्यादा चर्चित हुआ। लेकिन 1765 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। हम 1765 की बात नहीं करते, ब्लेजली की ही बात करते हैं। ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? मैसूर, तंजौर, अवध, हैदराबाद। हैदराबाद। फिर से एक बार विकल्प सुनिए, मैसूर, तंजौर, अवध, हैदराबाद। पक्का? जी सर। हैदराबाद, वही निजाम वाला। जी सर। करेक्ट आंसर है। हालांकि देखिए 1798 और 1800 दो, जब हम 1800 को मानेंगे पूर्ण रूप से सहायक संधि को स्वीकार करने की बात आएगी तो मैसूर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले सहायक संधि को अंशतः स्वीकार किया था हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में ही। 1799 में मैसूर ने, अक्टूबर 1799 में तंजौर ने, और अवध को नवंबर 1801 में। अगर हम एक क्रम देखें तो इस प्रकार से हमारा रहेगा कि हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध, उसके बाद पेशवा, उसके बाद बरार के भोसले, उसके बाद सिंधिया, और इसके अलावे भी ढेर सारे लोगों ने ढेर सारे छोटे छोटे रियासत थे, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर, इसके शासकों ने स्वीकारा था इसको। चलिए अगला सवाल आपसे। डलहौजी का एक नीति बहुत चर्चा में रहा, हड़प नीति, राज्य की हड़प नीति। हाँ, इसको व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी याद रखना होता है। पूछता है कभी कभी कि व्यक्तिगत सिद्धांत का एक और नाम बताइए, तो राज्य की हड़प नीति, अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसके तहत डलहौजी ने किस राज्य का विलय सबसे पहले किया? यानी डलहौजी के हड़प नीति के तहत किस राज्य का विलय अंग्रेजी सरकार में होता है, अंग्रेजी राज्य में? पहला झांसी, नागपुर, अवध, सतारा। सतारा का कब हुआ था? 1848। करेक्ट आंसर है। 1848 में सतारा का होता है, 1853 में झांसी का होता है, 1854 में नागपुर का होता है, 1856 में अवध का होता है। इससे पहले जयपुर, संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, करौली 1855 में। इस तरीके से एकदम राज्य को हड़प करके डलहौजी ने, कहा जाता है अंग्रेजी राज्य की सीमा का सबसे ज्यादा विस्तार जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय में हुआ वह था डलहौजी था। और डलहौजी का एक क्रम, पहले सतारा, फिर जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और अवध, ये थे हड़प करके अपने में शामिल कर लिया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी डलहौजी के जाने के बाद, हुई थी ना? कौन था उस समय भारत का गवर्नर जनरल? कैनिंग। चलिए ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था 1857 की क्रांति हुई, गवर्नर जनरल कैनिंग था। उस समय मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन आपके लिए, दिल्ली, क्या लग रहा है, लखनऊ, जगदीशपुर बिहार? यो नहीं, कौन थे जगदीशपुर बिहार? वीर कुंवर सिंह। अच्छा, वीर कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। और लखनऊ भी नहीं था? कौन था? हजरत महल, बेगम हजरत। थोड़ा जोर से बोलिए। कौन? बेगम हजरत महल। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। दिल्ली भी नहीं था? नहीं। यानी फिर से एक बार विकल्प सुन लीजिए, दिल्ली भी नहीं था, लखनऊ भी नहीं था, जगदीशपुर भी नहीं था, यानी 3 को नहीं था। चौथा मैं बोलूं या आप बोल दीजिए? फैजाबाद। करेक्ट आंसर है फैजाबाद। यानी मौलवी अहमदुल्ला 1857 में फैजाबाद के नेतृत्व करता था। चिंतित हैं कुछ? नहीं चिंतित नहीं है तो थोड़ा जोर से बोला करिए, ठीक है? दूर तक लोग सुनेंगे, है ना? 1857 की क्रांति काफी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा और भी ऐसे जगह रहे हैं जिससे कब सवाल पूछे जाते हैं तो थोड़ा हम चर्चा कर लें। बरेली में खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया था।
गढ़मंडला जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने नेतृत्व किया। इलाहाबाद से और बनारस से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने इसका जानते हैं ना। अब हम कुछ एक पुस्तक का नाम बताएंगे। जिस पुस्तक का नाम हम बताने जा रहे हैं उसमें से किसकी रचना सर सैयद अहमद खान ने की थी, आपको बताना है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट और 1857 द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 करेक्ट आंसर है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा है? आरसी मजूमदार। हाँ, आरसी मजूमदार करेक्ट है। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट एसएन सेन एसएन सेन का है केवल 1857 और उनका अशोक में। इस पर ख्याल आया, एक बहुत प्रचर्चित क्वेश्चन पूछता है ना कभी कभार, किसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह कहा? वीडी सावरकर ने। और इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया था 1907 ईस्वी में, और उसके पहले उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। नहीं, अगला सवाल। एक आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफी चर्चा रहा है उसका, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1910, 1914, 1827, 1768, 1914 जिस साल प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ जी सर। उसी साल। अच्छा, आप बता सकते हैं ताना भगत आंदोलन का क्षेत्र क्या है किधर? छोटा नागपुर का पठानी क्षेत्र। चलिए करेक्ट आंसर है आपका। और एक क्वेश्चन और भी इसे पूछता है कि ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, जतरा उरांव के नेतृत्व में ये हुआ था। और अब हम आपको बता दें कि 1827 ईस्वी में खासी विद्रोह आरंभ हुआ जो 1830 तक चला था। वही 1768 में चुआर विद्रोह हुआ था और 1910 ईस्वी में बस्तर विद्रोह हुए थे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस सामाजिक और धार्मिक सुधार संगठन की स्थापना 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में हुई थी? अब देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी कौन सा, अब जो बोलने जा रहे हैं इसमें से किस सामाजिक धार्मिक संगठन की स्थापना 1867 में हुई थी? ब्रह्म समाज नहीं, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज। यस सर। जी सर, 1867 प्रार्थना समाज 1867 में किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। करेक्ट आंसर है। और घबरा तो नहीं रही? नहीं तो 12 प्रश्न हो गए, आधा सफर हो गया है, आधा आगे बचल है, उसका कंटिन्यू रखेंगे। अब ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी बता सकती है? 1828 राजा राम मोहन राय। अच्छा, 1828 राजा राम मोहन। और आर्य समाज की? 1875 दयानंद सरस्वती। 1875 दयानंद सरस्वती करेक्ट है। और रामकृष्ण मिशन की? 1897 विवेकानंद। 1897 विवेकानंद, 1875 दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग 1867 और ब्रह्म समाज के 1828 राजा राम मोहन राय। सबके सही उत्तर आपने दिए। अगला क्वेश्चन है आपसे, शिक्षा से जुड़े ढेर सारे आयोग है, इनमें से कौन था, किस आयोग को लाया गया 1917 ईस्वी में, या कौन सा घोषणा पत्र था? उड घोषणा पत्र। यानी कौन सा महत्वपूर्ण कदम है जो 1917 ईस्वी में सरकार के द्वारा लिया गया? उड घोषणा पत्र, हंटर आयोग, सैंडलर आयोग, हार्टोंग समिति। सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग। जी।
वो डॉक्टर माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में जो गठित हुई थी वही ना? जी सर। 1917 में ही है। जी सर। और वुड घोषणा पत्र 1854। 1854 डलहौजी के समय में। जी। अच्छा, ये हंटर आयोग का शिक्षा से है, शिक्षा के नहीं लग रहा है अब। 82। 1882 में करेक्ट आंसर है। 1882-83 में हंटर आयोग, वुड घोषणा पत्र 1854 में, जिसको कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय शिक्षा का, महाअधिकार पत्र, महान घोषणा पत्र कह लिए। मैग्ना कार्टा भारतीय शिक्षा का किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। कब आया था? 1854 में, डलहौजी के समय में। आपने बिल्कुल से उत्तर दिया। और हंटर आयोग 1882-83 में आया था। सैंडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में हुआ था। विश्वविद्यालय की समस्या निदान हेतु इसका गठन किया गया था। वहीं हार्टोंग समिति का 1929 ईस्वी में आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रेस पर सेंसन लाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए। और इस कारण से हुआ क्या था कि अनेक प्रेस वालों ने रातों रात अपना नाम चेंज कर लिया था। तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया। आपको वर्ष बताना है कि कब आया था ऐसा। एक्चुअली देखिए, थोड़ा सा हम चर्चा कर दें। 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था कि ढेर सारे लोग अपना पत्र पत्रिका निकालने लगे और इसे सरकार चिंतित हो गई कि कहीं एक बार फिर से विद्रोह न हो जाए। इसी को ध्यान में रख करके अचानक उसने फैसला लिया और प्रेस पे एक सेंसरशिप लगा दिया, प्रतिबंध लगवा दिया। और उसके तहत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया। तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया किस वर्ष था? 1835 में। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने 1857 के बाद बोल दिया। तब 1908 वो नहीं, 1835 मेरी गलती के कारण, 1908 आपकी जानकारी के कारण नहीं है। 1921 ये भी नहीं, 1835 तो गलत था। एक लास्ट ऑप्शन है आपके लिए, 1878। जी 1878। 1878 यही है, यही करेक्ट आंसर है। अच्छा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया किस गवर्नर, वायसराय ने था? लीटन। लीटन ने, लीटन ने कूलर प्रेस, वर्नाक्यूलर प्रेस को लाया था। 1882 में सुनते ही से रद्द कर दिया गया। किसने रद्द किया? रीपन। ओ रीपन, रीपन र से है इसलिए रद्द किया। अच्छा, रीपन ने रद्द किया। बिल्कुल से उत्तर दिया है आपने। देखिए, एक क्वेश्चन है अगला हमारा आपसे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1912 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। 1906 ईस्वी। पक्का? जी सर। 1906 ईस्वी। संशोधन कर ले सकते हैं जरा से, अगर मतलब कंफर्म है कि 6 ही है या फिर 6 ही? जिस समय यह स्थापना आपके अनुसार, उस समय भारत का वायसराय कौन था? करजन तो चला गया था लगता है। करजन के बाद आया था जिसके साथ 1909 ईस्वी में एक बड़ा सा अधिनियम भी आया था। हाँ, तो आप इसमें बताइए। आपने नाम तो बोल दिया मार्लो मिंटो, लेकिन इसमें कौन है वायसराय भारत का? मिंटो द्वितीय। करेक्ट आंसर है मिंटो द्वितीय के समय में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 ईस्वी में तो सूरत कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था रास बिहारी बोस में। और एक मैं बहुत बड़ी जानकारी दूं आपको कि जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के नेतृत्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी। इसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहा। और 12 में बिहार प्रांत का गठन हुआ था। किस पुस्तक की रचना? क्वेश्चन नंबर 14। एक मतलब आपको पुस्तक का नाम हम बताएंगे, उसमें से किस पुस्तक की रचना प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने किया है? भगवती चरण बोहरा ने किया है बंदी जीवन, नो, द फिलॉसफी ऑफ बम, इंडिया विंस फ्रीडम, नील दर्पण। द फिलॉसफी ऑफ द बम। द फिलॉसफी ऑफ द बम, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। द फिलॉसफी ऑफ द बम, द फिलॉसफी ऑफ द बम। और बंदी जीवन का साचेंद्र नाथ सान्याल ने
इसकी रचना की थी इंडिया विंस फ्रीडम का मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और नील दर्पण का दीनबंधु मित्र ने। अगला है आपके लिए, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी द्वारा किया गया? किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी द्वारा किया गया? तैयार हैं? नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, ऑल ऑफ दीज। तीनों, ऑल ऑफ दीज। तीनों, नवजीवन भी, जी सर। हरिजन भी, जी सर। यंग इंडिया भी करेक्ट आंसर है। देखिए, हम अपने श्रोताओं को थोड़ा जानकारी को थोड़ा क्लियर कर दें। नवजीवन का प्रकाशन महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी से शुरू किया था अहमदाबाद में। गुजराती और हिंदी में प्रकाशित होती थी। 1933 ईस्वी में हरिजन पत्रिका का संपादन गांधी जी ने आरंभ किया था। अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती तीनों में प्रकाशित हुई। और इसके बाद यंग इंडिया का 1919 ईस्वी में यह अंग्रेजी में अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी। अगला सवाल आपके लिए 17वां सवाल है, शिव नारायण अग्निहोत्री को निम्न में से किस संस्था का संस्थापक माना जाता है, या किस संस्था की स्थापना का श्रेय जाता है? शिव नारायण अग्निहोत्री। अहमदिया आंदोलन, नो, अभिनव भारत, इवनी, धर्म सभा, इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए एक पथमा ई दे देते हैं, देव समाज। देव समाज से करेक्ट आंसर है। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने गुरदासपुर पंजाब से। अभिनव भारत बीडी सावरकर ने महाराष्ट्र में 1904 में, और शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी लाहौर में 1887 ईस्वी में। वहीं धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी कलकत्ता में 1830 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की है? ऑप्शन आपके लिए, फैजपुर में किया था 1936-37 में किया था? नहीं, फैजपुर वाला अधिवेशन का याद है कौन किया था? अच्छा, इसमें जवाहर मतलब ये सॉरी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया। हरिपुरा 1938, रामगढ़ 1940, और डी में है बी एंड सी, हरिपुरा 1938। हरिपुरा 1938 में करेक्ट आंसर है। फैजपुर वाला जो होता ना जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और रामगढ़ वाला जो हुआ था 1940 में, उसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। और एक संयोग कहेंगे कि आजाद जी को सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता का श्रेय मिला। और यहां जो बन गए ना, से बनले रह गए 5-6 साल तक। अगला, अब वो क्यों हुआ इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की चर्चा करते चलें। 1938 में हरिपुरा में बनने के बाद 1939 में त्रिपुरी में गांधी जी द्वारा समर्थित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके दोबारा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। लेकिन जब महात्मा गांधी ने ये कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत हार है, तब उन्होंने गांधी जी की इस बात पर को सुनकर उन्होंने क्या किया कि हरिपुरा में कांग्रेस को ही छोड़ दिया। कांग्रेस अधिवेशन की त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। कांग्रेस छोड़ा, अध्यक्ष पद छोड़ा, और तब राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। खेरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? खेरा सत्याग्रह, ऑप्शन सुन लीजिएगा, 1917, 1920, 1928, 1918। 1918 खेरा कहाँ है? खेरा गुजरात में। किसने 1918 के खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। करेक्ट आंसर है। और साथ में वल्लभ भाई पटेल भी थे। अच्छा, यह भी बताइए 1917 भी काफी महत्वपूर्ण वर्ष है, बता सकती हैं क्यों? अच्छा, बहुत कारण होंगे, लेकिन एक आध बोलिए। चंपारण सत्याग्रह के लिए इस वर्ष को खास ख्याति है गांधी जी के द्वारा। अब बिल्कुल सही कहा है आपने। और 1920 एक तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अवध किसान आंदोलन की भी शुरुआत इसी दौरान हुई थी, झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। वही 1928 बारदोली सत्याग्रह पर एक सवाल आया। सुनते हैं कि इसी सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन क्विज का नहीं, नॉन ऑब्जेक्टिव है। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी?
वहाँ की महिलाओं द्वारा। वहाँ की महिलाओं द्वारा। मैंने कई जगह देखा है लिखा हुआ कि महात्मा गांधी ने दी। आप ऐसा नहीं पढ़िए, नहीं पढ़िए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, महात्मा गांधी बारदोली पहुंचे और बारदोली सत्याग्रह चल रहा था, तो वहां की महिलाओं ने गांधी जी से कहा कि मेरी ओर से आप प्रतिनिधित्व करते हुए इस सरदार की उपाधि को, यानी सरदार हमारे वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि सरदार दी। अब जरा सा सोचिए कि अब गांधी जी थे कि नहीं थे? हाँ थे। लेकिन ये होता है कि इसीलिए कहीं कहीं अगर ऐसा हो तो हम सिरे से खारिज नहीं कर देंगे जो गांधी जी नहीं थे। महिलाओं के द्वारा जो पाग दिया गया सरदार वाला, उस पाग को उनके सर पर रखने वाले महात्मा गांधी थे। किसने कहा था? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? कौन जिंदा रहेगा जब भारत ही मर जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। बिना ऑप्शन के? चलिए ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बिल्कुल सही कहा। जवाहरलाल नेहरू का कोई और कथन जो आप जानती हैं? नहीं, एकदम आराम आराम है। हाँ, आराम आराम है। एक साधारण क्वेश्चन पूछ देते, कर मत दो एक नारा था, ये बता सकते हैं किसके द्वारा दिया गया? वही थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि बारदोली सत्याग्रह वाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और उसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कर मत दो। उसके बाद वंदे मातरम बड़ा चर्चित है, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए, एक बहुत मतलब भारत के किस महान व्यक्ति को वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा अशांति का जनक कहा गया है? ऑप्शन: बाल गंगाधर तिलक, अब्दुल गफ्फार खां, जयप्रकाश नारायण, गोपाल हरि देशमुख। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक का एक उपनाम आप बता सकती हैं? लोकमान्य। वाह, क्या बात है। अब्दुल गफ्फार खां का उपनाम? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी, बादशाह खान भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और गोपाल हरि देशमुख का? लोकहितवादी। लोकहितवादी, वाह। और जयप्रकाश नारायण का उपनाम? लोकमान्य। लोकमान्य, लोकनायक थे। लोकनायक सर। हाँ, समझ गए ना, लोकनायक थे जयप्रकाश नारायण और लोकमान्य थे बाल गंगाधर तिलक। और अगला सवाल आपसे है, बिल्कुल पहले तो ताली बजवा देते हैं आपका। 22वां सवाल है आपके लिए। किस प्रथा पर रोक एलनवरों ने लगाई थी? एलनवरों के द्वारा किस प्रथा पर रोक लगवाया गया? शिशुवध प्रथा, दास प्रथा, सती प्रथा, और इनमें से सभी को? दास प्रथा। शिशुवध प्रथा पर किसने? लेजली। अच्छा, सती प्रथा को? विलियम बेंटिंग। आइए, बच गया से दास प्रथा को? एलनवरो। बता सकते हैं ईस्वी? 1843। वाह, बिल्कुल सही उत्तर है। 1843 ईस्वी में दास प्रथा को एलनवरो ने बंद किया और शिशुवध प्रथा पर को पूरी तरह से बंद कर किया था वेलेजली ने। लेकिन इसके लिए कानून जॉनसोर ने भी 1795 में लाया था। और अगला सवाल 23वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक ही अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। आपको बताना वो अधिवेशन हुआ कहाँ था? बेलगांव। अरे वाह, बिना बोलने। अच्छा, बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924। करेक्ट। लेकिन हम विकल्प बोलेंगे, अब होकर आपको ऐसे उत्तर देना पड़ेगा। गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? चित्तरंजन दास। वाह, करेक्ट। कराची अधिवेशन 1931 में किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बहुत अच्छा। और अगला है अहमदाबाद 1921, नहीं मालूम, हकीम अजमल खान ने की थी। चलिए, ऐसे प्रश्न नहीं थे ये, आपने बिल्कुल अभी तक सही कहा है। 23 के 23 सही। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका आपने उत्तर दिया है। इसके लिए हम अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे पास देने के लिए इस पिटारा में पूरी तरह से धन्यवाद। ये धन्यवाद पिटारा भी है, जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। और इससे आबाद होइए। 24वां सवाल सुनिए। 24वां क्वेश्चन है कि किरण को यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो अब क्विज वाला पूछ लेते हैं। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल 1805 से 7 था? याद में चले आया? बोले ऑप्शन: हास्टिंग्स द्वितीय,
जॉर्ज बार्लो, बेलेजली, मिंटो प्रथम। जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो का था। जी। वाह। हेस्टिंग्स द्वितीय का बता सकती हैं कब से कब तक? 1813 से 23। 1813 से 23। जी। ये 1805 से 7 था बार्लो। अच्छा, अब बेलेजली तो 1798 से 1805 तक था। जी। वो हम भी जानते थे। अब मिंटो प्रथम का 7 से 13। 7 से 13, 1807 से 1807 से 13। तो देखिए, वाह, करेक्ट आंसर है। ये 4 गो गवर्नर जनरल, ये हम थोड़ा सा हट के पूछते हैं। इतना लंबा चौड़ा का कुछ गिफ्ट तो होना चाहिए ना, कुछ बोनस क्वेश्चन। ये बोनस क्वेश्चन आपके लिए है कि कौन सा गवर्नर जनरल इन चारों में से था जो अपने को बंगाल का शेर कहता? बेलेजली। बेलेजली। वाह, करेक्ट आंसर। 25वां सवाल सोचते हैं हल्का पूछें। 24 को तो आपने बिना बाधा के उत्तर दे दिया। 25वां क्वेश्चन है कि आप जब यहां से जाएंगी, तो आपके जो ऑडियंस बैठे हैं उनमें से कोई पूछेंगे कैसे बुझाई करें, तो आप क्या उत्तर देंगे? बोलेंगे अच्छा लग रहा था। अच्छा लगा। कोई अगर पूछ दे कि डर नहीं लग रहा था? लग रहा था पर 24 प्रश्न का उत्तर देने पर लगा कि 25वां दिया जा सकता है। जी सर। हाँ, तो बताइए 25वां बिल्कुल साधारण है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के लिए वापस ले लिया? जी सर। काकोरी कांड के कारण नहीं, जालियांवाला बाग कांड के कारण। मुजफ्फरपुर में को बम फेंक दिया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, इसके कारण। चौरी चौरा में एक घटना घट गई, इसके कारण। चौरी चौरा कांड के कारण। क्या था चौरी चौरा में, हुआ क्या था? 21 लोग को मतलब थानेदार को जिंदा थाना में आग लगा दिया गया। थाना में आग लगा दिया एक हुजूम के द्वारा, भीड़ के द्वारा, जिससे कि 21 थानादार एक और 21 उसके अलावे पुलिस की मृत्यु, यानी 22 लोगों की मृत्यु 1922 ईस्वी में हो गई 5 फरवरी को। और इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया 12 फरवरी को। और बिल्कुल सही आपने कहा है। काकोरी कांड कब हुए थे? 1925। तारीख हम बता देते हैं, 9 अगस्त। और जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 करेक्ट था। मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था 1908 ईस्वी में। आपने 25 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 25 के 25 सही उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ आने वाले परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामना। आप हमारे यहाँ आई और हॉट सीट पर बैठ करके 25 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दे करके देने के साथ हमारे क्विज कॉन्टेस्ट को जो सम्मानित किया है, इसके लिए हम हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद सर।